हेलो, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। आप सब का चर्चा विचारणा चैनल पर स्वागत है। आई आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हमारा ये दूसरा एपिसोड है चर्चा विचारणा का। और आपको कोई भी फर्स्ट एपिसोड का कोई भी फीडबैक हो तो आप उस फर्स्ट एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दे सकते हो। इस एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दे सकते हो। और कोई भी नए टॉपिक्स आपको डिस्कस करने हो उसको भी आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम आपके आपके साथ बेस्ट से बेस्ट पॉडकास्ट हम डिलीवर कर सके। हाँ जी दोस्तों, वंस अगेन आई होप यू ऑल आर राइट। जैसे ही हर्ष ने बताया उसी तरह ये हमारा दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम कई सारे टॉपिक्स के संदर्भ में बात करेंगे, जैसे कि लव है, यूसीसी, ईवीएम और कुछ फन एलिमेंट्स ऐड करेंगे। उसमें हम हॉरर रिलेटेड बात करेंगे, मूवीज के बारे में हम आपको बताएंगे। सो क्या विचार है आपका? हमने पहले पॉडकास्ट में जो माइंडसेट पे बात की थी, ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। तो इस पॉडकास्ट की भी शुरुआत हम वो टॉपिक को थोड़ा कवर करेंगे, वो टॉपिक को थोड़ा फिर से दोहराएंगे। तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे माइंडसेट पर? आपके क्या विचार माइंडसेट, जैसे कि तेने बोला अभी कि हम अलग अलग चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लव हो गया, यूसीसी हो गया, ईवीएम हो गया। तो माइंडसेट के ऊपर थे और हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करते हैं ताकि हम दोनों की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके और ऑडियंस को भी कुछ नया जानने को मिल सके फन है? एलिमेंट्स के साथ। तो मेरा स्क्रीन तो ज्यादा सेक नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं, ऑल ऑल तो ऑल दिखा मैं रहा है, उसको दिख रहा बराबर सेट कर लूँ। हाँ। तो आज मैंने कोई टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करी थी, उसके अंदर इथिक्स और मोरल्स के ऊपर। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड मोरल्स। दोनों चीज में क्या डिफरेंस है और क्या नहीं हम ऐसी चीजें ला सकते हैं अपने अपने जीवन के अंदर जिससे हम रियलिटी को जान सके। व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ दिस रियलिटी। सो इथिक्स और मोरल्स भी कहीं ना कहीं उस ट्रू रियलिटी को जानने के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। तो इथिक्स और मोरल्स, तो मोरल्स ऐसी चीज है जो हमें डिफाइन करने में मदद करती है गुड और बैड को, ड्युअलिटी में कौन सी चीज अच्छी और कौन सी चीज बुरी है। एकदम कैसे हम बोल सकते हैं कि कौन सी चीज अंदर से एक छोटी सी आवाज आती है, एक इंस्टिंक्ट आता है कि नहीं ये चीज एकदम बढ़िया और एक चीज ये चीज एकदम गलत है। तो वो मोरल हो गया। और इथिक्स हमारे मोरलिस्टिक प्रिंसिपल जो हमारे इस बिहेवियर को गवर्न करते हैं। मतलब कि मेरी जो सोच, एकदम सिंप्लीफाई में बोलूँ तो मेरी जो सोच कहती है कि ये सही है और ये गलत है। और उस सोच का इस्तेमाल करके जब मैं कोई व्यवहार करता हूँ या बिहेवियर कंडक्ट करता हूँ दूसरों के साथ, वो मेरा इथिक्स हो गया। और जो सही गलत की चॉइस है वो मोरल हो गया। मतलब मोरल मतलब गुड और बैड, और इथिक्स मतलब गुड और बैड के जो प्रिंसिपल से जो मेरा बिहेवियर दूसरों के साथ रहता है, खुद के साथ भी रहता है, वो गिना जाएगा इथिक्स के अंदर। तो ये मैंने इसके बारे में जाना। फिर और डेप्थ के अंदर हम इसके अंदर ब्रेनस्टॉर्म करें तो अलग अलग डायमेंशंस खुल जाती है। जब हम प्रैक्टिकली जब मोरलिस्टिक प्रिंसिपल को इथिक्स के द्वारा इम्प्लीमेंट करते, मतलब मेरे बिहेवियर के द्वारा मैं मोरल प्रिंसिपल को यूज करता हूँ, तो मुझे ज्यादातर दूसरी ग्रे लगती है। मतलब कोई बुरा भी नहीं है, कोई अच्छा भी नहीं है पूरा। कुछ लोग डिप्लोमेट है, कुछ लोग मेरी कोई चीज उन्हें पसंद नहीं आती इसलिए मुझे हमेशा हेट करेंगे। कुछ लोगों ने मेरी अच्छी साइड देखी इसलिए मुझे कुछ अच्छा मोटिवेशन देते रहते हैं। और कुछ लोग डिप्लोमेटिक होते हैं, कुछ समझ नहीं आता और कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ अपना बिहेवियर अच्छा मेंटेन करके रख सके। तो इथिक्स और मोरल्स के अंदर ये मैंने डिफाइन जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस हो गए तो हम उसको और भी गहराई से डिफाइन कर पाएंगे। और तू कुछ कहना चाहता है इथिक्स और मोरल्स के ऊपर? है? मतलब तू ये कहना चाहता है कि हाउ द पीपल सी, इट मीन्स अगर वो आपको देखता है तो वो उसके एथिक्स और मोरल के बेस पर आपको देखेगा।
अगर वो आपको राइट कहेगा या फिर आपको लाइक करेगा, आपको डिसलाइक करेगा, आपकी कोई चीज उसको पसंद है नहीं है, सो वो सब मोरल और एथिक्स के बेस पर होती हम्म। है। तो ये अब बात तो सही हम्म है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही तूने बात बताई कि अगर हम इसके बारे में अगर डेप्थ में जाए, हम्म तो बाद में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पर कोई यूनिवर्सल राइट और रॉन्ग चीज है ही नहीं। हम्म सबके अलग अलग मोरल्स है, सबके अलग अलग एथिक्स है। हम्म व्हाट इज राइट फॉर यू, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट विल राइट फॉर मी। हम्म सो ये बात तो है, तो कहीं ना कहीं ये चीज तो हमारे लाइफ में कन्फ्लिक्टिंग इम्पैक्ट है। करती है, कॉन्फ्लिक्टिंग भी है। इसकी वजह से कई सारे इश्यूज भी आते हैं। हम्म और हाँ, माइंडसेट की तूने बात की, तो अगर मैं उसमें यह भी कहना चाहूंगा, माइंडसेट हम किस तरह से लोगों को देखते हैं। जैसे तूने बात की कि जो मोरालिटी है वो फर्स्ट है, और हम वो मोरल का यूज करके लोगों के साथ बिहेव करते हैं, तो वो उसके संदर्भ में हम हमारे एथिक्स का यूज करते हैं। ऐसे ही माइंडसेट हम लोगों को किस तरह से देखते हैं, कि इसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये सब हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है। और हमारा माइंडसेट वो हमारे आसपास में तरह तरह की जो घटनाएं होती है, हमारा जो कल्चर है, मतलब हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है, जो बिलीफ्स है, उसके बेस पर हमारा माइंडसेट है। और हम अपने माइंडसेट के हिसाब से लोगों को देखते हैं, समाज को देखते हैं, वर्ल्ड को देखते हैं। तो ये एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, कि अगर हमको आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, ग्रो होना है, तो हमारा माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके, थोड़ा ओपन हो, ताकि सभी चीजों को आसानी से समझ सके, और बहुत ही ज्यादा नेरो ना हो। तो ये कई सारी चीजें हैं जो माइंडसेट में इन्वॉल्व होती है। मुझे भी इतना ही पता है, अभी तो इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पता, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं जितना समझता हूँ, मैं वो बताता हूँ कि माइंडसेट है वो हमारा सबसे पहला फंडामेंटल चीज कहते हैं ना, कि लाइफ में अगर इम्प्रूव होना है, ग्रो होना है, तो ये चीज तो जरूरी है। मैं भी मेरा विचार इस तरह से रखना चाहता हम्म और मैं आगे हूँ। ये बोलना बात तो सही है। हम्म हम्म जैसे कि जरा मैं माइंडसेट की हाँ बात भाई। करी, जैसे कि ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए वगैरह वगैरह, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सके ऐसा। और वो तो होना ही चाहिए। हर एक चीज पर है ना एक थॉट से स्टार्ट होती है, जैसे कि तेने बोला कि राइट और रॉन्ग यूनिवर्सली कभी डिफाइन नहीं हो सकता, हर एक सिचुएशन के ऊपर निर्भर होता है। जैसे कि बोला जाता है कि दारू पीना गलत है, और सही में गलत ही है, पर हाँ अब कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसके अंदर उसको थोड़ी सी दारू लेनी जरूरी पड़ सकती है, तो एज अ मेडिसिन भी यूज हो पाती है। हाँ, तो मतलब वो चीज भी मेडिसिन भी एब्सोल्यूट यूज नहीं है। होगा। हाँ मतलब हर एक चीज के कुछ मायने होते हैं, वो कब सही है कब राइट है वो पूरी सिचुएशन के ऊपर आधारित है। तो हम एथिक्स यस। और तो मॉरल्स भी पूरी सिचुएशन के हिसाब से आधारित है। एक ये चीज हुई, समझ ले के फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई सिचुएशन होती है, जैसे कि कि एक लड़का जा रहा है सड़क से। हम्म, अब उसके लिए मोरल्स ये है कि ये सही है और ये गलत। अब वो जब जाता है एज अ वो फेल हो चुका है कोई स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के अंदर बोर्ड के अंदर फॉर एग्जांपल। और वो जब सोसाइटी से जाता है, उस सोसाइटी को मालूम है कि नहीं ये बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और तो भी कुछ लोग अंदर अंदर बातें कर रहे ताने मारते, तो वो जब भी सोसाइटी से गुजरता है तो उसके अंदर वो ताने रिफ्लेक्ट होता है, हल्का सा ट्रोमा हम्म, रिफ्लेक्ट, बार बार वो चीजें चलती रहती है। अब मोरल्स और एथिक्स का रोल यहाँ पे आता है कि अब उसके लिए बेड क्या है, मतलब गलत चीज क्या है और सही चीज क्या है। और सही चीज ये है कि तानों को ना सुनकर अपनी रियलिटी का एक्सेप्ट करे, हाँ फेल हुआ है पर फेलियर इज अ स्टेप ऑफ सक्सेस, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ सके। अब ये इसका एक गुड गवर्निंग प्रिंसिपल हो गया। और बेड गवर्निंग प्रिंसिपल क्या होगा, जिसको अब मैं मजा जताऊंगा। अब मैं इसके साथ बदला लूंगा। अब देखिए मैं सोसाइटी को बता के रहूंगा कि मैं क्या करूंगा। अब दोनों चीजें अच्छी है अपने आप में। वो क्या पता वो
बदले की भावना के अंदर इस स्टेज पे पहुंच जाए कि वो कुछ बहुत ही अच्छा करने लग जाए और पॉजिटिव सोच से भी आगे बढ़े। पर इधर सोच का डिफरेंस है। क्या पता उसने अच्छी सोच रखी हो, भले वो थोड़ा ऊपर इतना ना पहुंच पाया, वो एग्रेशन थोड़ा कम होने के कारण, पर उसकी सोच के हिसाब, उसकी सोच में भी अच्छी थी। तो और वो अपने ऊपर सेल्फ कंपटीशन वाली सोच थी कि बदले की भावना नहीं थी, तो क्या पता उसके आजू बाजू ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज और पॉजिटिव लोग आए होंगे तो वो अपने आप को फुलफिल कर पाता होगा। पर ये इधर होके भी अपने आप को फुलफिल महसूस नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास वो गुड गवर्निंग प्रिंसिपल नहीं था इस सिचुएशन के हिसाब से। पर वो जब ये चीज को समझेगा तो इस स्टेज पे भी आके वो गुड गवर्निंग प्रिंसिपल को अपनाएगा कि नहीं, बदले की भावना नहीं, पर मुझे मेरे से कॉम्पीट करना है और और आगे बढ़ना है। तो वो इधर जो थम जाया था इधर आकर कि नहीं अब तो मैंने बता दिया ना, वो थम नहीं जाएगा, वो उसका प्रोग्रेस ऑलवेज ऑन होगा। वो बोलते हैं ना कि परफेक्टनेस के पीछे मत भागो, प्रोग्रेस के पीछे भागो। प्रोग्रेस होगा तो ऑटोमेटिकली वो तुम परफेक्ट कभी बन ही जाओगे। जो प्रोग्रेस के पीछे भागे तो परफेक्ट होने ही वाले हो। ये जो गुड गवर्निंग प्रिंसिपल था तो उसको इस इसके मॉरल्स के हिसाब से ये ग्रो करता रहेगा करते रहेगा। पर इधर इसने एक स्टेज अचीव कर लिया, उसके बाद वो ग्रो होना बंद हो जाएगा और है ना वो बदले की भावना से वो बस अब मैं पहुंच गया, मैंने बता दिया, मेरा फुलफिल। पर इधर वो जो बस इस स्टेज पे आके जो उसने गुड गवर्निंग प्रिंसिपल को यूज किया तो आगे ग्रो कर सकता है। तो ये अपने मोरल से और एथिक्स से हम ऐसे चल सकते हैं। और इसी से हमारा माइंडसेट बनता है, हर एक थॉट से, मतलब हमें इनपुट आउटपुट, जैसे कि हमने कई बार इनपुट और आउटपुट, और इनपुट पे बहुत ही अच्छी तरह फोकस करना चाहिए। हालांकि इस दुनिया में हार्ड है, बहुत ही हार्ड है करना, पर तो भी हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। कुछ ना करने से अच्छा कोशिश करते रहनी चाहिए, एक ना एक दिन अच्छा है, अच्छे इनपुट्स लेके आउटपुट ही अच्छा आएगा। तो हमारे मॉरल्स, एथिक्स सब कुछ अच्छा ही बनेगा। और जैसे कि तेने बोला कि माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट ऑटोमेटिकली डेवलप होगा और नए नए डायमेंशंस खुलेंगे। तो ये एक्सप्लोरेशन बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। तेरा क्या कहना है? ये जो तूने बात की बीच में, मुझे एक बात याद आई। मैंने एक जगह पे देखा था वीडियो में, वो भी व्यक्ति बहुत ही शानदार है। उसने भी, अगर तूने जो ये बच्चे की सिचुएशन बताई ना, उस सिचुएशन में शायद हर एक लोग को ये करना चाहिए। अगर तुम्हारे लाइफ में छोटी या बड़ी किसी भी लेवल की डिफिकल्टी है ना, तो ये चीज को हमें इस तरफ से लेना चाहिए कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती है, नॉइस और वॉइस। समझ रहा है? नॉइस और वॉइस। नॉइस क्या है? जो बाहर की तरफ से आ रहा है, तू तो फेल हो गया, तेरे पेरेंट्स ने तेरे पीछे इतनी सारी परेशानियां उठाई, लेकिन तूने उसको किया किया दिया है। मतलब ये लोगों का काम है जो नॉइस क्रिएट करते हैं। और एक होता है वॉइस, जो हमारे अंदर से होता है। अंदर से क्या आवाज आ रही है, हमको इस सिचुएशन में हमारी वॉइस समझनी चाहिए, नहीं कि लोगों की नॉइस। अगर हम अपनी वॉइस को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे कि मेरी क्या भूल थी, एक्सेप्ट करके बाद में अगर उसको इम्प्रूव करेंगे, तो पॉजिटिवली हम ये बात को लेंगे, तो जरूर ना जरूर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इस सिचुएशन में हमें लोगों की नॉइज नहीं, हाँ ठीक है, हो गई गलती, गलती वगैरह होती रहती है, लेकिन अगर हमारा इरादा अगर अच्छा है, तो हमको ये हमारी वॉइस सुनेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, तो जरूरी है, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और हम इम्प्रूव हो गए। तो ये सिचुएशन को हम अगर इस तरह से, लेकिन अगर ये डार्क रियलिटी है, मैंने कई बार ऑब्जर्व किया कि अभी के जो टाइम में है ना, ये मोटिवेशन जो इस टाइम पे जरूरी होता है ना, इस टाइम पे जो मोटिवेशन है ना, वो पॉजिटिव मोटिवेशन की जगह नेगेटिव मोटिवेशन ज्यादा लोगों में इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि इम्पेक्ट डालता है। नेगेटिव मोटिवेशन क्या है कि इस टाइम पे लोग उसको समझाएंगे, ताने मारेंगे, उसके बाद उसको फैमिली वाले भी उसको कहेंगे कि बेटा ये क्या हुआ, क्यों फेल हुआ, कहाँ पर दिक्कत आई थी। तो फिर उसके मन में ये सब चीजें, जैसे तूने बताई, कि फिर उसके मन में ये सब चीजें घूमेगी, तो फिर वो उस चीज को ध्यान में रख के आगे बढ़ेगा कि देखो अब तो ये समाज ने मुझे ताने मारे, अब तो मैं इसको करके दिखाऊंगा, अब मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा।
अच्छे मार्क्स ला के दिखाऊंगा, तो ये क्या है? ये नेगेटिव मोटिवेशन। ये समाज को दिखाने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। हम्म। समझ रहे हैं? तो अपने आप को ऐसे ऐसी वे से प्रेजेंट नहीं करेगा कि नहीं मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, मैं अब जो करूंगा वो इम्प्रूव करूंगा एक्सेप्ट करके, ये लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि ये जो सोच रहे थे वो सब रोंग। ऐसे हम्म। इस चीज को नहीं लेगा, इस चीज को वो नेगेटिव मोटिवेशन की तरह लगेगा कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा, अब तो मैं समाज को दिखाऊंगा कि मैं क्या था। तो ये सब चीजें भी है, तो इस टाइम पे हमको अपनी वॉइस अगर हम सुनेंगे तो शायद ये सही वे होगा इस चीज को देखने के लिए और इस चीज को टेकल करने के हम्म। मेरे हिसाब से ना कुछ लोगों की वॉइस ही है ना अंदर से ऐसी आ सकती है कि नहीं मैं तो इन सबको बताऊंगा, क्योंकि उनके अंदर इनपुट ही ऐसा गाया हो सकता है। तो उन्हें तब मेरे हिसाब से एक चीज होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब सॉरी, सेल्फ कंपटीशन, मतलब खुद से कॉम्पीट करने की भावना, दूसरों से नहीं। नहीं, तुम जब अपने से बाहर की चीजें से साथ कंपेयर करोगे ना, तब तुम्हें इनसिक्योरिटी, गुस्सा, लोअर स्टैंडर्ड्स वगैरह लिए। वगैरह फील होना, इंफीरियरिटी। हाँ। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह फील होना स्टार्ट होगा। हाँ, वो चीजें नॉर्मल है, जो तुम्हें कभी कभार आती है, इनसिक्योरिटी कोई भी ह्यूमन बींग को होती रहती है, छोटी मोटी आती रहती है, चली जाती है, जस्ट लाइक अ थॉट, इट्स कम एंड इट्स गो, इट्स कम एंड इट्स गो। बट तुम्हें उसके ऊपर हाँ। हावी नहीं होने देना है। तुम एज अ बीइंग, ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हें हर एक टाइप की इमोशंस थॉट्स फील होगे, पर अपने आप को याद थोड़े थोड़े दिनों में दिलाते रहना है कि नहीं, मुझे मेरे से ही कॉम्पीट करना है, मुझे मेरे से ही आगे बढ़ना है। डे वन से प्रोग्रेस है तो डे टू से ही है। और एकदम सीरियस भी मत हो जाओ, सिंसियरिटी के साथ फॉलो करो। फिर सीरियस हो जाओगे तो हर जगह मुंह मायूस रहेगा, नहीं, खुश रहते रहते पूरे फुल एनर्जी के साथ काम करो, मजा उसमें ही है। और हाँ। ये सब के अंदर मेरे अंदर से भी एक वॉइस आ रही है, नॉइस को ना सुन। मैंने एक भूमि की एक शायरी पढ़ी थी, मैं बताऊं? मैंने हाँ, क्यों नहीं, शायरी है। इरशाद शायरी इरशाद। नहीं बोल सकते, पर लव के ऊपर एक थॉट था, जैसे कि पढ़ो, पढ़ता हूँ मैं। हाँ। I choose to love you in silence. I choose to love you, for in silence I found no rejection. I choose to love you in loneliness. I choose to love you in loneliness, for in loneliness no one owns you but me. I choose to adore you from a distance. I choose to adore you from a distance, for distance will shield me from pain. I choose to kiss you in the wind. I choose to kiss you in the wind, for the wind is gentler than my lips. I choose to hold you in my dreams. I choose to hold you in my dreams, for in my dreams you have no end. It is a wonderful and mind opening lines which is written by Rumi on love. I also put the photo of that particular thing in video podcast. So, and हम्म। everyone can see and read it. What's your thoughts about on love? ये What's your ये ये बात भी सही है, डिस्कस करने जैसी। और हाँ? हम जैसे यंग लोगों के बीच तो लव के बारे में बातचीत होनी ही चाहिए। और लव के बारे, हाँ, मतलब ये सब होता रहता है, तो ये अगर हमको इसके बारे में नॉलेज है ना, तो इसमें मिसलीड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये तो वो भी अलग है। बात है कि सबके लोगों में सबके नजरिए लव के बारे में अलग अलग। लेकिन मैंने एक बुक पढ़ी थी। मैं उसकी जो स्टोरी है समरी में बताऊंगा, लेकिन बहुत ही सुनने जैसी है। ये जो सब लोग कहते हैं ना कि सोलमेट लाइक वगैरह, राइट? लेकिन सच में जो ट्रू स्टोरी होती है ना, वो ये सब चीज से अलग ही होती है। वो कहते हैं ना कि लव इज बियॉन्ड द डिफाइन। हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये कुछ इस तरह की स्टोरी है। और पहले तो बुक का नाम है नेवर आस्क फॉर किस। और आप सभी लोगों को फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ये बुक की समरी एक बार पढ़िए। अगर बुक पढ़ते हो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन आप कोई भी कारणों से अगर बुक नहीं पढ़ पाते हो तो बुक की समरी तो जरूर पढ़िएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और लर्निंग लेने जैसी बुक है। तो इस बुक में कुछ इस तरह था कि एक मेल और एक फीमेल, राइट, दे आर फॉल इन लव। और उसके बाद वो एक बार हॉलीडे में जाते हैं और बीच में घूमने जाते हैं।
तो बीच में बाइक राइडिंग करते समय लड़का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है, और ड्राइविंग की थी, स्पीड भी कुछ ज्यादा बहुत ही थी। तो उसका कुछ ध्यान नहीं था कि आगे क्या है और कुछ, वो सिर्फ उसका ध्यान बात पे ही चला जाता है, और आगे उसकी बाइक है ना वो पेड़ पे टकरा जाती है, और दोनों गिर जाते हैं। तो उसके बाद स्टोरी कुछ इस तरह बुक में बताते हैं कि लड़की है ना उसकी डेथ वहीं पर तुरंत हो जाती है। बाइक की स्पीड कुछ इतनी ज्यादा थी कि बाइक पेड़ पे टकराने के बाद लड़की की वहां पर ही तुरंत डेथ हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी वो जो मेल है ना, जो उसका बॉयफ्रेंड, उसका कहते हैं ना कि सिर्फ बाहर से कनेक्शन नहीं था, हार्ट से कनेक्शन। ये रियल स्टोरी, हार्ट से कनेक्शन था, जिसकी वजह से वो लड़की की डेथ हो गई, फिर भी वो उसके साथ बात कर सकता ओहो, रियल था। स्टोरी है। ये नेवर आस्क फॉर किस नामक बुक है, उसमें पूरी स्टोरी डिस्क्राइब की गई। हम्म। फिर वो लड़की अ, लड़के को कहती है कि मेरी तो डेथ हो गई है, लेकिन अब तेरा ध्यान रखे, तेरी लाइफ तुझे देखनी चाहिए, अब तुझे तेरे बारे में विचारना चाहिए। लड़की ऐसा सजेशन वगैरह देती है उसके बॉयफ्रेंड को कि अब जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब उसके बाद को तेरे को तेरी लाइफ कंटिन्यू करनी चाहिए, तुझे दूसरी गर्ल के साथ मैरिज कर लेना चाहिए, ऐसा वगैरह सब लड़की ने बताया। लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं था कि मैंने लव किया था वो सिर्फ तो तेरे साथ ही किया था, अब मुझे किसी और के साथ शादी भी करनी नहीं है। लेकिन ये सब चलता रहता है, और एक दिन ऐसा आता है कि लड़के को सही रियलिटी, मतलब लड़की चाहती नहीं थी कि उसको रियलिटी पता चले, लेकिन ये पॉइंट ऐसा आया कि उस टाइम पे रियलिटी उसको बतानी पड़ी। सिचुएशन जो पूरी बुक में है, वो जो फ्लो जा रहा था, वो फ्लो में हम इमेजिन ही नहीं कर पाते थे कि ये स्टोरी कुछ इस तरह से होगी। लेकिन जो स्टोरी की जो एंडिंग है ना, बहुत ही रिवर्स, जो इसकी एंडिंग है कुछ इस तरह है कि एक्चुअली में हुआ था ऐसा कि लड़की जिंदा थी और लड़का मर गया। ओहो। लेकिन लेकिन लड़का इस बात को, मतलब कुछ नेगेटिव ना ले मतलब उसको कुछ टेंशन ना आ जाए, स्ट्रेस ना आ जाए, इसकी वजह से लड़की उसको ऐसा फील करा रही थी कि तू जिंदा है और मैं मर गई। समझ रहा है मतलब पूरी सोल बात? को ही पता नहीं थी, वो लड़के को ही नहीं पता थी कि वो, लड़के को ही नहीं पता थी वो हाँ मर गया है। हाँ, लड़के को वो पता ही नहीं था, क्योंकि उसका कनेक्शन है ना वो सोल से हो गया। ओके, ये रियल स्टोरी है। फिर ये नेवर आस्क फॉर जिसमें पूरी डिस्क्राइब की हुई है। वाह, गजब। तो फिर लड़के को पता चलता है, और लड़की को पता है कि अगर मैंने उसको ये रियलिटी बता दी तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, और लड़का स्ट्रेस में आ जाएगा। लेकिन अ, लड़की को भी ऐसे तो रह नहीं सकते, कब तक मतलब रियलिटी को छुपा के रखे। फिर एक दिन ये सब बता देता है लड़की की रियलिटी में ऐसा। फिर वो सुन के शॉक हो जाता है। बाद में जो लड़की है ना वो भी ऐसा ही रिप्लाई करती है कि मैं भी किसी के साथ मैरिज नहीं करूंगी, मैं भी मेरा जीवन अकेला ही गुजारना पसंद करूंगी। उसका बॉयफ्रेंड उसको कई सारी चीज से मतलब कई सारी मतलब कोशिशें की उसको समझाने की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी कि नहीं, मैंने भी लव किया था तो वो भी तुझसे ही किया था, अब किसी के साथ में मतलब मैरिज करने को तैयार नहीं हूँ। फिर वो जो मेल उसका जो फ्रेंड है ना, बॉयफ्रेंड, वो उसको ऐसे कहता है कि ये तेरी लाइफ तुझे कंटिन्यू करनी चाहिए, ये जो इंसिडेंस हुआ है वो ठीक है, हम सोल से कनेक्ट है इसलिए इस चीज को हम दोनों इमोशनली देखते हैं, लेकिन तेरे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अब तो जो हो गया, अब तुझे तेरे फ्यूचर का सोचना चाहिए, ग्रो का सोचना चाहिए, तेरी लाइफ कंटिन्यू हो, इसलिए इस चीज को प्रैक्टिकली तुझे देखना चाहिए। लेकिन लड़की ये सुनने को तैयार ही नहीं। बाद में वो लड़का ऐसा सुझाव देता है कि ठीक है, अब तुम मानने वाली तो नहीं है, लेकिन जो मेरा फ्रेंड है ना, वो मेरा फ्रेंड तुझे हेल्प करेगा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तुझे, कोई चीज की कमी हो, तब किसी भी तरह की तेरे लाइफ में कोई मुश्किल आए तो उसके पास तू
चले जाना, मेरा फ्रेंड है जो बहुत ही मेरे क्लोज था, तो ये डेफिनेटली तेरी हेल्प करे। और उसके बाद जब लड़की ये कहती है कि ये जो तूने बात की उस पर मैं एग्री हूँ, उसके बाद फिर उसका कनेक्शन जो सोल का होता है वो डिस्कनेक्ट होता है, और ऐसे पूरी स्टोरी एंडिंग। तो गजब उससे है ये भाई। पता चलता है कि जो ट्रू लव है ना वो सोल से कनेक्ट होता है, ये सोलमेट नहीं होता है। एक सोल और दूसरे सोल कनेक्ट, सोल एक ही, लव में सोल एक ही होता है। तो ट्रू लव में आप अपनी सेल्फ को दूसरे में देख पाते हो, हम्म अपनी हम्म जो सेल्फ है उसको दूसरे में देख पाते हो, उसे हम्म लव कहते हैं। वो ट्रू लव, वो जो बॉन्डिंग अंदर से सोल से होता है ना, वो इतनी आसानी से डिस्कनेक्ट नहीं होता। हमारे हिंदू हिंदू ट्रेडिशन में, कल्चर में तो पूरा ऐसा बताया है, तुझे भी पता है कि ट्रू लव जो होता है ना, जो जिसके बीच में, वो इतनी आसानी आसानी से कभी ब्रेकअप, ये कई सारी स्टोरी भी हमने सुनी कि ऐसी स्टोरी जो बुक में है ना, ऐसी स्टोरी गुजरात में हुई थी। मुझे वो उसकी वाइफ, मतलब उसके तो मैरिज हो गए थे, हम्म। और उसका हस्बैंड और वाइफ का मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन डेफिनेटली अगर तू सर्च करेगा तो तुझे मिल जाएंगी। और जैसल इसके तोरल। रिलेटेड अगर, हाँ, जैसल तोरल। नहीं जैसा ये गुजरात की है। और आप सभी लोगों को फ्रेंड अगर जानना है तो इसके बारे में भी, ये जो घटना, जो इंसिडेंट है, उसकी लिंक और इंफॉर्मेशन हम आप सबको शेयर करेंगे। तो उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जो उसकी वाइफ है ना, वो वाइफ उसकी जिंदा थी, और उसका हस्बैंड है ना, उसकी डेथ। और उसका भी कुछ ऐसा ही था कि वो दोनों है ना ट्रू लव करते थे, एक दूसरे को सोल से कनेक्टेड थे। फिर उसकी डेथ हो जाने के बाद भी वो लड़का डेली उसकी वाइफ को मिल रहा है, डेली। ये कैसे संभव है? बातचीत कर पाते थे दोनों, दोनों एक दूसरे को फील कर पाते थे कि हाँ ये मुझे ये कह रहा है, मुझे ये चीज करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, मतलब पूरी की पूरी चीज जो ये, तो मतलब ये बात तो सही है कि अगर ट्रू लव है ना तो वहाँ वहाँ पर सोल कनेक्शन बहुत ही हम्म मतलब इंटरेस्टिंग चीज इंटरेस्टिंग चीज है, और एज वेल ये तो स्पिरिचुअलिटी की जैसा हो गया ना, कि ना हम अपने आप को दूसरे में देखते हैं, मतलब सब एक है और एक ही चीज की तरफ, ये सब कुछ एक तत्व है। है। और इसमें कुछ हम इस तरह भी चीज को ऐड कर सकते हैं। तुझे पता होगा जो कृष्ण भगवान है, वो एक ही साथ कई सारी गोपियों को एक ही समय पे, सारी गोपियों को लगता था, कितनी ज्यादा गोपियां थी उस टाइम पे तो वृंदावन में, और सबको एक ही टाइम पे श्री कृष्ण भगवान उसको दर्शन दे। तो ये कैसे पॉसिबल? हाँ वही। आप अपनी सेल्फ में दूसरे को देख पाते हैं, एक ही टाइम पे कृष्ण भगवान सभी जगह अवेलेबल, एक ही टाइम। भक्ति भी यही है इससे ना। तो ज्यादा लव की, हाँ, भक्ति भी यही है। ये तो बस, बहुत डीप डाइविंग कंसेप्ट हो जाएंगे, हाँ, और ये तो फ्री। तो ये हमारी दूसरी रिकॉर्डिंग है। एक्चुअली उधर टाइम लिमिट खत्म हो चुकी थी, और अब हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया और हम ये दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम कहाँ पर थे? लव। लव, तो हमने लव के बारे में हमने अलग अलग बातें करी। तो मैंने एक मूवी के बारे में बताया था, जो फर्स्ट एपिसोड में मैंने उसके अंदर बताया था, फर्स्ट एपिसोड में भी बताया था, शॉशैंक रिडेम्पशन। तो शॉशैंक रिडेम्पशन के अंदर भी एक दोस्ती के लव के बारे में बताया गया है, और रियलिटी ऑफ लव कहीं ना कहीं उधर झलक तो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि एक इंसान को ट्रूथ ऑफ लाइफ की तरफ थोड़ा इंडिकेशन वो करके बताता है। और होप के बारे में भी बात की गई है, तो वो एक लव से रिलेटेड है। तो वो मस्ट वॉच, एक बार तो मूवी वो देखने जैसी है। शायद तक सबको पसंद ना आए, पर वो लेसन से समझा देती है कि तुम्हें लाइफ को थोड़ा अलग नजरिए से तुम लोग देखना स्टार्ट कर सकते हो। फिर एक और मूवी है जो टोटली लव के बारे में नहीं है, पर हाउ टू सरवाइव उसके ऊपर है। मतलब उसका नाम है ना, सोसाइटी ऑफ द स्नो है। उसके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि एक पर्टिकुलर कोई स्पोर्ट की एक टीम होती है, वो प्लेन से ट्रैवल कर रहे थे, वो प्लेन अचानक क्रैश हो जाता है।
अब क्रेश हो जाने की वजह से उधर एक ऐसी घटना घटती है कि उन्हें कोई ढूंढ ही नहीं पाता, ऐसी जगह क्रेश हो जाता है। अब ना कोई उन्हें गवर्नमेंट फाइंड कर सकती है, ना वो कोई कोई किसी को अप्रोच कर सकते हैं, ना कोई डिवाइस वर्क कर पाता है। वो लोग सरवाइव कैसे करेंगे? तो उन्होंने हम्म। पहले कुछ दिनों तक तो जो भी सामग्री थी उसको कंज्यूम किया। अब खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो उन्होंने स्टार्ट किया कि अब जो भी मर चुका है, हम उससे उसका मांस होगा, हम उसको खाना शुरू करेंगे, मरे हुए लोगों का। वैसे धीमे धीमे अलग अलग सर्वाइवल चीजों के बारे में बताया गया है, और वो एकदम डीप फिलोसॉफिकल थिंग है जो जिसे हमें देखना चाहिए, और ये रियलिटी के ऊपर बेस्ड है मूवी, और ये मस्ट वॉच है। और वो लोग कैसे सरवाइव करते हैं, फिर वो लोग वो कैसे गवर्नमेंट के साथ उनका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, वो सारी चीजें के बारे में बार बार बताया। उसके अंदर भी होप के बारे में इनडायरेक्टली बताया गया है कि होप कैसा होता है कि एक इंसान को पूरा जिंदा रखता है, उत्साही रखता है, स्ट्रोंग रखता है, विलिंग पावर के बारे में बताया है। तो हम्म। फिर एक और मूवी है जो एग्जैक्टली वो ये सब जॉनरा के रिलेटेड नहीं है, पर जो हम मूवीज की बात कर रहे हैं, तो एक हॉरर मूवी है हेरिडेटरी करके। उसके अंदर मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर डिस्क्रिप्टिव वे में, समराइज वे में बताना चाहता हूँ कि उसके अंदर वो तुम्हें एकदम जंप स्केयर वाली हॉरर नहीं है, पर उसके अंदर जो पिक्चराइजेशन, सिनेमेटिक व्यूज है, उधर जो मंत्रों का यूज किया गया है, वो पूरे फील होता है कि पूरा रियल है। आप एक बार जोन में चले जाते हो कि नहीं यार, हम्म। ये बहुत ही भयानक सी चीज है, मतलब ऐसा भी होता है। पूरा वो डेमन की पूजा होती है और वो सब होता है। मैं डेमन का नाम अवॉइड करता हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए नहीं। और वो उधर बहुत ही भयानक मूवी है वो भी, पर वो डराती नहीं है, वन टाइप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करती है। और तेरी कोई मूवी रिकमेंडेशन है? मूवी में अगर लव के कॉन्टेक्चुअल से बात करें तो दो मूवी देखने जैसी है। शायद सभी ने देखी ही होगी, लेकिन मैं फिर से उसको दोहराना चाहूंगा। पहली लव के बारे में जो मुझे पसंद आई मूवी, वो है टाइटेनिक। शायद तूने देखी ही होगी। हाँ मैंने देखी है, पर जो बहुत छोटा था तब, इसलिए याद नहीं। टाइटेनिक में से वो मूवी पूरी के पूरी लव के पर ही थी, बेस पर ही थी। हम्म। और उसके बाद जो भी करंट में थोड़े ही समय पहले रिलीज हुई थी, शिद्दत। ओ प्लेन वाला। हाँ, प्लेन वाला। वो तो बहुत बढ़िया मूवी है। हाँ, एग्जैक्टली। ऐसी मूवी थी टाइटैनिक की। हम्म। उसमें स्ट्रीमर में जो पूरी घटना होती है लव पर के, जो एक्सट्रीम सिचुएशन होती है लव पर की, ये दोनों मूवी बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छी है। और कई सारी चीजें सिखाती भी है। और अगर इंस्पिरेशन के बारे में बात करें हम, तो अगर मोटिवेशन चाहिए कोई मूवी, उसमें से अच्छी कोई मूवी अगर मैं रिकमेंड करूंगा, तो वो भी थोड़े समय पहले रिलीज हुई थी, ट्वेल्थ फेल करके। बढ़िया है वो भी। शायद तूने सुना ही है उसका नाम। हाँ, मैंने देखी वो नहीं भी है। बहुत सही मूवी थी, देखने जैसी है। मैंने तो एक बार देख ली, बहुत ही अच्छी लगी। मूवी का तो मेरा यही है। लव के बारे में तो ये दो जो मूवी है वो बहुत ही सुप्रीम है। हम्म। और ये जो शिद्दत मैंने देखी थी, वो एकदम फील करा देती पूरी इमोशन सब अपन को, हाँ, रुला एकदम। देती है। हाँ अब एकदम भरपूर हेवी हेवी मूवी है वन डे को, और जो अकेले में देखेंगे ना तो। और मैंने ना लव के बारे में इतनी नहीं देखी, पर मैंने मैंने जैसे बोला कि हॉरर देखी है, फिर मोटिवेशन टाइप देखी है। अभी मैं एक एने में देख रहा हूँ, सोलो लेवलिंग करके। अच्छा। वो हम्म। एने में ऐसा है, मतलब पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट है। जो शॉर्ट में सबसे बढ़िया म्यूजिक है, डार्क रिया करके, एपिसोड 6 में आता है। जबरदस्त है, हम्म। मतलब वो म्यूजिक भी जबरदस्त है। तो पूरी वो पूरे तुम्हें एंडरलाइन फील करा देते, एकदम जोश, मजा हम्म। आने वाला है ऐसा एनिमे। फिर
मैं इधर लिस्ट लिस्ट दे दूंगा। बहुत ही बढ़िया मूवी ये सब, मतलब शॉशैंक रिडेम्पशन और सोसाइटी ऑफ द स्नो तो मस्ट वॉच है। और तुम्हें एक्शन बेस्ड पसंद है, वो भी बॉलीवुड में, तो अभी फाइटर और जवान भी बढ़िया है। मतलब स्टोरी अच्छी है उनकी, और एक्शन तो बहुत ही है। और हॉरर में देखना हो तो हेरिडेटरी देख ही सकते हो। और इसने बोला कि लॉन्ग में देखना तो सिद्धार्थ बढ़िया है। हम्म। और तू बता कुछ मूवी चालू करी थी। कैंडी और मिरर। कैंडी पूरी इंडिया बेस्ड मूवी, बहुत ही बढ़िया है, मतलब वेब सीरीज। उसके अंदर पूरा मर्डर और थ्रिलर और सस्पेंस के ऊपर है, और रिलेटेड। पर अच्छा। कैंडी मस्ट वॉच है। और एक मिरर करके, मैंने उसके 2-3 एपिसोड देखो, टेक्नोलॉजी कैसे अपनी लाइफ में कैसे डोमिनेट करेगी, उसके ऊपर था वो हम्म। मूवी। और करके, अरे यार, नॉट फूल मी, ऐसा कुछ था उसका, हाँ, फूल ऐसा मी कुछ। वन फुल मी वन। भी वेब सीरीज बढ़िया है, वो मस्ट वॉच है। ये सब सस्पेंस थ्रिलर के ऊपर है, मजा आएगी ऐसा है। तो ये सब मेरी रिकमेंडेशन थी। और ये सब सीरीज स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी एक्टिवली माइंड से देखनी पड़ती है, वरना मतलब कुछ हाँ, पता नहीं चलता। नहीं ये चलता। चीज और उसको एक बार बिंज वॉच, जो समय तो बिंज वॉच कर लो, नहीं तो फिर है ना, एक एपिसोड लेके बैठो तो एक एपिसोड पूरा देखो। तो फिर तुम्हें स्टोरी थोड़ी बहुत याद भी रहेगी, नहीं तो फिर मजा नहीं आती। 15-20 मिनट देखा, फिर 15-20 मिनट, ऐसे हम्म। मजा नहीं आती। और अभी तो इलेक्शन गुजरात में खत्म हुए, अभी मुंबई में था आज। तो क्या कहना है हाँ, आज इलेक्शन के मुंबई पे ऊपर? थे। इलेक्शन पे तो जैसे हम जानते हैं कि तूने भी सुना ही होगा, हम्म। कई बार ऐसे क्लेम होते हैं कि ईवीएम मशीन्स है जो हैक हो जाते हैं। हम्म। कई तरह तरह की जो लोगों के ओपिनियंस है वो कुछ ऐसे बाहर आते हैं हम्म। कि 1 लाख वोट हो जाने के बाद में जो सारे वोट डालेंगे जो हम्म। ईवीएम मशीन में, हम्म। वो सब के सब वोट एक पार्टी को जाएंगे। हम्म। ईवीएम मशीन हैक हो जाता है, हम्म। वोटिंग्स में चीटिंग की जाती है, फ्रॉड किया जाता है। हम्म। लेकिन मैंने जितना पढ़ा है, जितना सुना है और जितना रिसर्च किया है, उसके हिसाब से मैं अगर बताऊं तो हम्म। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर आती है। और जब इलेक्शन नजदीक आने लगता है, अ, उसके पहले जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, उसने इलेक्शन कमीशन के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। तो जो ये कंपनी है ना, ये कंपनी पूरे के पूरे ईवीएम मशीन्स बनाती है। और ये मशीन्स पूरे के पूरे मशीन जब इलेक्शन आता है, उसके पहले वहां पर दर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्ट्रोंग रूम होता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रोंग रूम में सभी उसको कंप्यूटर बेस्ड रैंडम सिस्टम के तहत उसको नंबर एलोकेट किए जाते हैं, और वो नंबर इलेक्शन कमीशन के अलावा किसी के पास नहीं होते। उसके बाद जो ईवीएम मशीन आते हैं, वो मशीन को स्ट्रोंग रूम में रखा जाता है। और स्ट्रोंग रूम में रखने के बाद जब एग्जैक्ट डेट आती है बाहर कि इस तारीख को यहाँ पर इस पोलिंग में इस जगह पर चुनाव है, तो उसके बाद जो जो पोलिंग बूथ है, जो वोटिंग पोल है, वहां पर यहाँ से स्ट्रोंग रूम में से लेकर वहां तक इस ईवीएम मशीन को लिया जाता है, ईवीएम मशीन को पहुंचाया जाता है, और वो भी सिक्योरिटी के साथ। और स्ट्रोंग रूम में जब भी ये मशीन वहां पर रखे होते हैं, तब वहां पर लाइव होती है 24/7। लाइव रूम होता है, बाहर पर सिक्योरिटीज होती है, और उसमें जो नंबर्स एलोकेट किए होते हैं, वो नंबर्स भी किसी को नहीं पता होता। और जब यहाँ पर कोई पूल में ईवीएम मशीन लाए जाते हैं, उसके बाद जो जो समय पे वोटिंग की शुरुआत होती है, वो समय उसमें नोट किया जाता है कि इस समय पे वोटिंग की शुरुआत की हमने। जो ईवीएम मशीन जब ओपन करते हैं, तब वो ओपन जब करते हैं, तब वो समय है जो वो समय की वो नोट कर लेते हैं। और सभी पार्टी है, जैसे कि आप है, कांग्रेस है, बीजेपी, सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर बूथ पर ही होते हैं, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज भी सिक्योरिटीज के साथ।
ये सभी लोग पहले टेस्टिंग करते हैं ईवीएम मशीन का, और टेस्टिंग हो जाने के बाद ही ये लोग को वोटिंग की प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। अगर इस टेस्टिंग के बिटवीन ही कोई भी वहां पर इश्यू आया तो आगे की प्रोसेस को रोक दिया जाता है। तो इसी तरह से पूरा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाता है। और बाद में जो ईवीएम मशीन होता है, ईवीएम मशीन के साथ भी वहां पर एक वीवीपैट करके मशीन होता है, जिसमें हम किस पार्टी को वोट दे रहे हैं उसकी चीट वहां पर दिखाई जाती है, हमारा नाम और किस पार्टी को वोट दिया। यानी कि उससे क्या होता है कि डबल वेरिफिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो ईवीएम मशीन है उसमें कोई एक पार्टी को हमने वोट दिया, और वीवीपैट है उसमें उस पार्टी किस पार्टी को हमने वोट दिया उसकी चीट बताते हैं, तो दोनों में रिकॉर्ड रहेगा। इनकेस ईवीएम में पूरे दिन में 100 वोट डाले हैं वहां के लोगों ने, तो वीवीपैट में भी 100 चीटें होनी चाहिए। तो इसकी वजह से जो चांसेस है फ्रॉड होने के वो कम हो जाते हैं। और उसके साथ साथ वहां पर एक कंट्रोल यूनिट भी होता है, जो वहां के इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज होते हैं उसके पास होता है। वो क्या करते हैं कि वहां से वेरिफिकेशन करके अलाउ करते हैं, उसके बाद जो वहां पर हमारा ईवीएम मशीन होता है उसमें ग्रीन लाइट आता है, और ग्रीन लाइट आने के बाद वोटिंग शुरू होता है। इसकी वजह से कोई भी व्यक्ति एक ही पार्टी को 2 बार या 3 बार वोट नहीं दे सकता। और ये पूरी की पूरे जो ईवीएम मशीन है वो इंडिपेंडेंट होता है, न वाईफाई नहीं इंटरनेट, आसपास के जो लोग हैं वो उसको एक भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा पूरा उसका प्रोग्रामिंग किया हुआ है। और जब पूरे दिन का जो वोटिंग है वो खत्म होने के बाद एंड में फिर से सभी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज इंचार्ज सब एक साथ में आते हैं, और उसमें कितने मत अ, डाले गए हैं उसका एक रिकॉर्ड उसके पास रहता है। सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के पास भी रहता है और इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज के पास भी रहता है, और सबकी सहमति के साथ बाद में जो ईवीएम मशीन है उसको सील किया जाता है। और सील करने के बाद वो ईवीएम मशीन फिर से उसी प्रोसेस को दोहराते हैं, जिस तरह से वो स्ट्रॉन्ग रूम में विथ सिक्योरिटी के साथ लाए होते हैं उसी तरह यहाँ से भेजे जाते हैं। और उसमें एक यूनिक आईडी भी होता है, यानी कि ये बूथ में ये यूनिक आईडी का ईवीएम मशीन था। तो इस तरह से वहां के जो इंचार्ज होते हैं वो पूरा का पूरा वेरीफाई करते हैं ईवीएम मशीन को, और स्ट्रॉन्ग रूम में फिर से भिजवा देते हैं इलेक्शन पूरा का पूरा जो वोटिंग प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद। हम्म। फिर से स्ट्रॉन्ग रूम में वही लाइव रहता है 24/7। अगर किसी भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी अंदर जाता है तो सब वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। और जब ये वोटिंग का जो कैलकुलेशन होता है, ये वोटिंग का कैलकुलेशन करते वक्त भी सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर हाजिर रहना है, इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज को भी वहां पर हाजिर रहना है। इसकी वजह से क्या होगा कि सबके पास जो लास्ट में वोटिंग खत्म होने के बाद जो एक रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड को यहाँ पर वेरीफाई करते हैं कि सपोज ये बूथ से यहाँ पर 100 वोट इस पार्टी को मिले थे, तो उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के पास उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। तो जब वो ईवीएम मशीन में से जो वोट का कैलकुलेशन होता है तब वो वेरीफाई करता है कि जब हमने रिकॉर्ड किया था तब हमारे पास 100 वोट पड़े थे इस ईवीएम के हिसाब से। तो उस समय वो देखता है कि यहाँ पर हमारी पार्टी को 100 वोट मिले हैं या उसमें कम, यहाँ पर जो वोट मिले थे वो वोट की संख्या कम हुई है या बढ़ी है, उसके हिसाब से भी पता चल जाता है। इनकेस हमने जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रूम में लास्ट में जब हमने मशीन भिजवाए थे और जब वोटिंग का कैलकुलेशन हुआ उसके बीच में अगर कोई स्ट्रॉन्ग रूम में जाता है सपोज फॉर एग्जाम्पल, और उसमें ईवीएम मशीन में कोई छेड़खानी करे या वोट कम कर दे या वोट बढ़ा दे, कोई भी चीज करे, तो ये सीधी सीधी डिटेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के पास इस बूथ में से कितने वोट उसकी पार्टी को मिले हैं उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहता है। वो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज के पास तो होता ही, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के पास भी होता है। जो खड़े रहते हैं अपने इधर से, जैसे कि एमएलए या एमपी, हाँ उनके पास होता है नहीं? हाँ हमने किसको वोट दिया हाँ पूरा। हाँ, उसके पास रिकॉर्ड रहता है। और जब वो वोटिंग पूरा होने के बाद जो उसमें टाइम होता है, फॉर एग्जाम्पल रात के 7 बजे उस बूथ में से जो वोटिंग है वो खत्म हो गई, तो वो टाइम भी नोट किया जाता है। जब स्टार्टिंग किया था
और एंड किया, वो दोनों का टाइम नोट किया जाता है, ताकि जब वो स्ट्रोंग रूम में जब भिजवाए जाते हैं उसके बाद अगर कोई उसमें छेड़खानी करे तो ईवीएम मशीन में सीधा दिखाया जाता है कि 7 बजे के बाद भी इस ईवीएम मशीन को स्टार्ट किया गया है। तो इसकी वजह से भी जो फ्रॉड होने की संभावना है वो कम हो जाती है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, और उसके बाद हमने कई जगह ऐसा भी सुना है कि ईवीएम मशीन को हैक किया जाता है। और 2017 में पार्टी तो पता नहीं, लेकिन एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ने असेंबली में ऐसा एक अ, खुद का बनाया हुआ, जो इलेक्शन कमीशन के पास ईवीएम मशीन रहता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, खुद का बनाया हुआ ईवीएम मशीन वो वहां पर असेंबली में लेकर जाता है। और स्पीकर और बाकी सब पार्टी के जहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके सामने ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, देखो इस तरह से ईवीएम मशीन को हैक किया जाता है। और ये जब इलेक्शन कमीशन को पता चला कि कोई पार्टी के सभ्य ने अथवा तो रिप्रेजेंटेटिव ने असेंबली में इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और पार्टी को इनवाइट करता है, और साथ ही साथ क्लेम भी करता है कि हमारे पास जो ईवीएम मशीन है वो ईवीएम मशीन को आप वर्ल्ड में से कहीं पर भी किसी भी एक्सपर्ट को बुला के लाओ, ये ईवीएम मशीन इस तरह से बनाया हुआ है कि इसको कोई भी व्यक्ति एक्सपर्ट से एक्सपर्ट व्यक्ति भी इसको हैक नहीं कर सकता। तो इतनी सिक्योरिटी के साथ ये जो ईवीएम मशीन है, वो ये ईवीएम मशीन इलेक्शन कमीशन से लेकर स्ट्रॉन्ग रूम में जाता है। एवरी डिस्ट्रिक्ट में, दर एक डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रॉन्ग रूम होता है। स्ट्रॉन्ग रूम से बाद में वो बूथ पे जाता है विद सिक्योरिटी के साथ, और जैसे ही वोटिंग पूरा होता है वो फिर से बूथ से स्ट्रॉन्ग रूम में जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम से और दिल्ली स्ट्रॉन्ग रूम में, इलेक्शन हाँ, कमीशन स्ट्रॉन्ग रूम से जब वोटिंग कैलकुलेशन होता है, इन बिटवीन भी वहां पर लाइव रूम होता है, कैमरा होता है, सिक्योरिटीज होती है। ईवीएम मशीन का हमने टाइम भी नोट किया हुआ होता है कि इस ईवीएम मशीन से हमने कब वोटिंग शुरू किया था, कब खत्म हुआ। इन सबका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज के पास भी होता है, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के पास भी होता है। उसके साथ साथ जो तीनों के तीनों मैंने जो मशीन्स बनाए, वीवीपैट, हमारा ईवीएम मशीन और कंट्रोल यूनिट, ये तीनों के तीनों इंटरलेक्ट होते हैं, यानी कि उसको कोई भी ऐसे आसानी से हैक नहीं कर सकता। हम्म ये पूरा का पूरा मैंने जाना, उसके बाद पता चला कि अगर आपके पास कुछ बेस है, उस बेस के हिसाब से आप कहते हो तो बात सही है। कई सारे लोगों को तो ये ईवीएम कैसे बनाए जाते हैं, कौन बनाते हैं, ईवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, ये किस तरह से पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, और ये ऐसी रूमर्स फैलाते हैं सिर्फ एक वीडियो देखने के आधार पर कि ईवीएम एक हो जाता है, ईवीएम में इस तरह से छेड़खानी की जाती है। आप किसी भी पार्टी को बटन दबाओ, वोट तो सिर्फ एक ही पार्टी को जाता है, और 1 लाख वोट डालने के बाद बाकी के सभी वोट है वो एक ही पार्टी को जाएंगे। तो इसी तरह की जो चीजें हैं वो लोग बोलते रहते हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन अगर आपके पास पूरा का पूरा बेस है तो आप इलेक्शन कमीशन के पास अगर ये चीज बताओगे और कंप्लेन करोगे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन आता है। और उसके लिए ही 2017 में सभी पार्टी को, इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टी को इनवाइट किया था कि अगर आपके पास अगर कोई ऐसा एक्सपर्ट है तो वो एक्सपर्ट को लेकर आओ और इस ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाओ। लेकिन वहां पर एक भी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव गया नहीं। पर तो ये ईवीएम के बारे में मेरा ये विचार है, मैंने जाना इलेक्शन कमीशन की जो इंफॉर्मेशन थी उसको पढ़ा, और जो प्रोसेस थी वो प्रोसेस को मैंने जाना। इसके हिसाब से मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर देख, ये ईवीएम मशीन जिस तरह से बनाया हुआ है उसको कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों के तीनों इंटरलिंक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम सिस्टम है। उसमें जो यूनिक आईडी दी जाती है, उसमें जो सीरियल नंबर वगैरह जो अलोकेट किए जाते हैं, वो सब कंप्यूटर रैंडमाइजेशन सिस्टम के तहत किए जाते हैं। लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ये सब जो इसमें नंबर अलोकेट किए जाते हैं, ये नंबर इलेक्शन कमीशन नहीं करती, जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है उसके आधार पर किए जाते हैं।
इसकी वजह से इतनी सारी सिक्योरिटी के साथ ईवीएम मशीन को हैक करना, ये बहुत मेरे ख्याल से 2% भी संभावना, मुझे 2% संभावना लगती है, इतना तो हम बता नहीं सकते, पर हम्म। बहुत ये चैलेंजिंग चीज है। और हम्म। अगर ये चीज हम्म। बाहर ये चीज आती है, तो फिर उसका प्रूफ होगा ना। अगर ये एग्जैक्टली कोई किसी भी जगह पे ऐसा हुआ, सपोज किसी ने वीडियो वायरल किया, तो उसके पर आगे एक्शन लेनी चाहिए। वो बुल की, वो बुथ की पूरी रिसर्च करनी चाहिए और आगे रिजल्ट सुनाना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ वीडियो बाहर आता है, ये कौन व्यक्ति ये वीडियो सेंड कर रहा है, उसके पर कुछ एक्शन ली या नहीं ली, उसके बाद ये सिर्फ थोड़े ही महीनों के लिए बीच में ये वीडियो डाला जाता है। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है बाद में, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता लोग। लेकिन जैसे इलेक्शन का टाइम आता है, ऐसी बातें चलती रहती। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर ईवीएम मशीन को हैक करना है, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है। इतनी सारी सिक्योरिटी के साथ ये बहुत ही कठिन काम है। और अगर भी ये जो पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है ईवीएम मशीन में, ये ईवीएम मशीन का प्रोग्रामिंग सिस्टम हमको पूरा का पूरा ब्रेक करके नया प्रोग्रामिंग सिस्टम ऐड करने के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में आप जा कैसे सकते हो? क्योंकि उसमें जो तुमने जो वोटिंग किया उसका टाइम नोट डाउन है, जब वोटिंग खत्म हो उसका टाइम भी नोट डाउन, उस ईवीएम में से किस पार्टी को कितने मत गए वो भी सबके पास रिकॉर्ड होता है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सिक्योरिटी होती है, तीनों के तीनों मशीन इंटरलिंक होते हैं। इसके बावजूद भी आप अगर इस मशीन में कुछ छेड़खानी कर पाओ, तो वो कैसे, मतलब। देख, ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि तूने बोला कि सब कुछ रिकॉर्डेड है ना। एक बार हाँ वोटिंग हो गया, स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर एक मशीन डाल दिया गया है, ओके, जिसके अंदर सारा डेटा रिकॉर्ड है। रिप्रेजेंटेटिव के पास आ गया, इंचार्ज के पास आ गया, स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर भी है। अब समझ ले कैसे भी किसी ने हैक कर लिया, तो ईवीएम के अंदर हाँ जो अपडेट होगा, पर वो डेटा तो जिनके पास है वो तो अपडेट नहीं हो पाएगा ना। रिप्रेजेंटेटिव मतलब। इंचार्ज के पास है वो। हाँ तो वो ईवीएम मशीन के अंदर अपडेट हो जाएगा डेटा, समझ ले हैक करके मैंने बदल दिया। हाँ मतलब तू यूं कहना चाहते हैं कि इस तरीके से हैकिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि डेटा की ऑलरेडी कॉपीज इंचार्ज के पास भी पहुंच गए, रिप्रेजेंटेटिव के पास भी पहुंच गए, और ईवीएम फॉर के अंदर। एग्जाम्पल कोई फॉर एग्जाम्पल सपोज एज्यूम कर ले कि कोई ईवीएम मशीन है, उसका सीरियल नंबर 3 है, राइट। हम्म। तो 3 नंबर के जो ईवीएम मशीन है, उसको स्ट्रोंग रूम में ले जाने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति आके उसमें छेड़खानी करके अपनी पार्टी के वोट बढ़ा देता है, हम्म। अथवा तो दूसरी पार्टी के वोट कम कर देता है, ये दो रास्ते हैं उसके पास, राइट। कोई एक पार्टी के वोट 100 है, हम एज्यूम करते हैं सिर्फ कि कोई एक पार्टी को 100 वोट मिले। अगर वो उस पार्टी के वोट 90 करता है और 90 करके चला जाता है स्ट्रोंग रूम से बाहर, राइट, फिर जब वोटिंग का कैलकुलेशन होगा, उस समय सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर जाएंगे, साथ ही साथ जो अलग अलग जो बूथ के इंचार्ज हो गए वो भी वहां पर मौजूद हो गए। और जो इंचार्ज हो गए इलेक्शन कमीशन के, वो सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के पास से परमिशन मांगे, उसकी परमिशन मिलने के बाद ये कैलकुलेशन स्टार्ट। उस समय 3 नंबर के जो ईवीएम मशीन में जो वोट्स थे, जो बूथ में उसको वोट मिले थे, तो वो बूथ का इंचार्ज वहां पर खड़ा होगा। उस समय वहां पर जो दो पार्टी के, जितनी भी पार्टी के इंचार्ज थे वो भी वहां पर खड़े हो गए, उसके पास जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड निकालेंगे। उसकी पार्टी को 100 वोट मिले थे, लेकिन जब वोटिंग के टाइम अगर वो कैलकुलेशन स्टार्ट करता है, तो वो देखता है कि हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से हमको 90 वोट मिले। तो फिर से यहाँ पर तो डिटेक्ट हो गई एरर। हम्म। मतलब ये पूरा का पूरा अगर इन बिटवीन किसी ने फ्रॉड किया, तो यहाँ पर तो डिटेक्ट हो जाता है, हाँ, पर किसने पार किया आ वो जाता थोड़ी है। पता लगे। तो मतलब कोई ये सिक्योरिटी, प्रोसेस पूरी। और कोई सिक्योरिटी वाला जो सिक्योरिटी वाला तैनात किया गया है, उसने ही अंदर जाके किसी ने छेड़खानी कर दी। अब समझ ले, अब 90 वोट्स कर लिया उसने, तो पता थोड़ी चलेगा कि सिक्योरिटी वाले ने ही किया है, किसने किया। ये
पूरी की पूरी इंसिडेंट्स तो बाहर आएगी। इंसिडेंट्स तो बाहर आएगी। एज्यूम एज्यूम कर कि कोई एक पार्टी है, राइट, हम्म। ये उसके अगेंस्ट में है, उसके पार्टी के वोट कम हो गए। हम्म। किसी ने छेड़खानी करी है यूं। तो मेरा सवाल यूं था कि किसने छेड़खानी करी वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? और तू बोलेगा पुलिस वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन। वो वहां तो है पर ही। है, एक 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 तो सिक्योरिटी रहती है, राइट। हम्म। पूरा का पूरा लाइव रूम होता है 24/7। हम्म। वहां पर अगर कोई भी छेड़खानी होती है तो उसका एक्सेस सभी के पास होता है। हम्म। वहां पर जैसे ही जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाता है तुरंत, तो वहां के इंचार्ज है तुरंत ही वहां पर चले जाते हैं। और इन केस अगर ये सब कुछ हो गया और वहां के इंचार्ज को ये पता नहीं कि ये हो गया, राइट, किसी ने ऐसा करा, अंदर घुस गए स्ट्रांग रूम के अंदर, वोटिंग में छेड़खानी की, लेकिन उसके बाद भी सभी पार्टी के पास और इलेक्शन कमीशन के पास किस ईवीएम में कितने वोट कितनी पार्टी को मिले उसका रिकॉर्ड उसके पास होता है। हाँ वो तो है ही तो यहाँ उसका। पर क्रॉस वहां पर क्रॉस वेरीफाई हो जाता है वो किसने सीटिंग की। वो पूरी की पूरी, पहले तो ये जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई ईवीएम में किसी पार्टी के वोट उसके रिकॉर्ड के हिसाब से जब कैलकुलेशन किया तब मैच नहीं हो रहा है, तो ये जो कैलकुलेशन की प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि कैलकुलेशन की जो प्रोसेस है तुरंत वहां पर रोक दी जाएगी। हाँ पर मैं यूं पूछ रहा वो था। स्ट्रॉन्ग हम्म बोल बोल सॉरी। वो स्ट्रॉन्ग रूम की जो प्रोसेस है वहां पर पूरी की पूरी कैलकुलेशन वोटिंग की रोक दी जाएगी, और फिर वो अपने हिसाब से रिसर्च करेंगे, एक्शन लेंगे। हाँ पर मतलब तू यूं बोल रहा है कि जब स्ट्रांग रूम में मालूम किसी ने छेड़खानी करी तो इंचार्ज को मालूम पड़ जाता है। कैसे मालूम पड़ जाता है तेने क्या बोला? हाँ, और एक कैमरा की वजह से। कैमरा एक कैमरा ऑन होता है, उसका एक्सेस तो उसके पास ही रहता है। अगर हाँ इन हाँ हाँ। इन शॉर्ट कैमरा ऑफ हो गए तो तो वो फिर वहां पर से तो देख पाते हैं ना, हाँ लाइव होता है ना। हाँ वो तो लाइव होता है। हम्म। पर किसी ने कैमरा ही हैक कर वो तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करके होती तो है क्योंकि मुझे याद तो नहीं है। अब होती है नहीं है मैं ऐसे एग्जैक्टली भी नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये फैक्चुअल चीज मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। पर मैंने इधर किधर एक वीडियो में देखा था किसी ने कुछ गड़बड़ करी थी। एग्जैक्टली मुझे वीडियो भी याद नहीं है। ऐसा होगा ना तो हम्म, इधर मैं टैग करके बता दूंगा वो वीडियो कौन सा होगा। और वो वो वीडियो मैंने भी देखा था। वो वीडियो फेसबुक में वायरल हुआ था, लेकिन मैंने जब वो वीडियो देखा, वो वीडियो देखने के बाद मुझे एक दिमाग में आया क्वेश्चन कि ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, राइट, हम्म। तो इंडिया में सभी को पता चल गया कि ऐसा कुछ हुआ, तो हम्म। इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? तो मुझे नहीं पता ना। उसके पर हाँ, मतलब नहीं, मैं सवाल हाँ ऐसे दिमाग हाँ में आ रहा है हाँ कि हाँ अगर हाँ इनके से ऐसा कुछ हुआ है, राइट, हाँ। तो ये तो न्यूज मीडिया में फील्ड स्प्रेड होना चाहिए। इस बूथ में से यहाँ पर हुआ, ये सब तो तुरंत ही रिसर्च के बाद पता ही चल जाता है क्या पता कि हुआ ये हो पर यहाँ का अपन ने है। रिसर्च ना करी हो। वो भी हो सकता वही ना इसलिए तो मैं बोलना नहीं चाह रहा कुछ। और पर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी तो होती है दुनिया में कुछ ना कुछ छेड़खानी कर सकता है कोई। वो तो अब बात की बात है। और अभी तो है। हाँ, इलेक्शन का एक हॉट टॉपिक भी था यूनिफॉर्म सिविल कोड तुझे पता होगी। हाँ, यूसीसी। सिविल कोड मतलब बहुत ही बढ़िया चीज है। मतलब सिविल कोड वन टाइप ऑफ लॉ है जो हमारे रेगुलर अफेयर्स को रेगुलेट करता है जैसे कि फैमिली हो गया प्रॉपर्टी हो गया। अ, और ऐसे अलग अलग चीजों को रेगुलेट करता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है तब सिविल कोड एक्चुअली है ना इंडिया में हर एक रिलीजन के हिसाब से है ना कस्टमाइज किया गया है। हिंदू के लिए फिर क्रिश्चियंस के लिए फिर ज्यूस के लिए फिर मुस्लिम्स के लिए ऐसे अलग अलग। अब इससे होता क्या है कि लॉ की प्रोसीजर बहुत हेक्टिक हो जाती है। हर एक चीज का हर एक अलग अलग कानून हर एक चीज की हर एक अलग अलग बारीकियां है। तो इसकी वजह से होता क्या है
कि हमें हर एक चीज के ऊपर बहुत ही टाइम देना पड़ता है हर एक छोटी सी चीज को समझने के लिए, और कोर्ट को भी और जज को भी और लॉयर्स को भी बहुत ही छोटी सी चीज के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स टाइम पूरा हो जाए। कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, हाँ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब यूनिफॉर्म से क्या हो गया कि सबके लिए एक समान कोड होगा, उसकी वजह से अब लोगों को के अंदर क्या गलत फहमी हुई है कि कि हमारे रिलीजियस राइट्स ले लेगा, कि हमारे रिलीजियस हम्म। प्रिविलेजेस ले लेगा। नहीं, वो ऐसा नहीं है। जो सही होगा वो पूरा रखेगा, वो भी रिलीजियस सेंटिमेंट को साथ में रखते हुए। अब इस चीज को लोगों के अंदर से भगाने के लिए ना एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम हो सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों को समझा सकते कि जैसे कि गोवा वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, कि उधर कैसे सब हम्म। लोगों को समान हक मिलता है और कौन सी चीजें उधर रेगुलेट होती है। और ये भय को हटाने के लिए अवेयरनेस बहुत ही अ, जरूरी चीज है। इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, तुम लोग भी कायदे को तुम लोग खुद से समझ पाओगे। अब कल उठ के तुम्हें कोई किसी से क्वेश्चन करना हो तो तुम्हें अलग से फिर कोई एक्ट पढ़ना पड़ेगा, कोई एक लॉ पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा जो सबके ऊपर लागू होगा, और उसी माध्यम से हमें एक ही प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। समझो कितना टाइम कम हो जाएगा, कितनी जल्दी जस्टिस मिल सकती है। एज वेल एज हम्म। और ऐसा हो ना, सिविल कोड ऑफ गोवा बहुत ही बढ़िया, मतलब गोवा के मतलब अंदर गोवा अकेला इंडिया में ऐसा स्टेट है जो इसने यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया है। और ये बढ़िया बढ़िया चीज है। एक हम्म। एक और बात भी है कि ये सब तो फायदे यूसीसी के है ही, हम्म। कि जैसे तूने बोला कि ये कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है पूरी की पूरी जो लॉ की प्रोसेस में। तो इसको एक यूनिफॉर्मिटी से अगर हम इम्प्लीमेंट करें किसी लॉ को, हम्म। तो ये टाइम कंज्यूम करेगा। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जस्टिस मिलेगा। हम्म। जो सिस्टम है वो एक्यूरेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे हम्म। यूनिफॉर्मिटी के तहत। हम्म। और उसका एक और भी कारण है कि यहाँ पर सभी धर्म के सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। हम्म। उसके बाद भी भारत को एक जो कहावत है जो हमने पहले से कही जा रही है, पढ़ाई जा रही है, कि विविधता में एकता वाला देश है हमारा भारत देश। तो ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सॉरी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा। तो ये राष्ट्र में अगर कानून धर्म के आधार पर कैसे चल सकते हैं? तो इसके लिए तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी ही चाहिए लॉ में, ताकि मतलब लोगों को अपने धर्म के हिसाब से नहीं, मतलब सभी के लिए यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से लॉ होना चाहिए। हाँ भाई, नहीं मतलब फैमिली के रिलेटेड जो सिविल लॉज है वो पूरे अपने धर्म से ही बने, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कर देगा, इन सारी चीजों को मर्ज कर देगा एक के अंदर। और उससे क्या होगा, जो जो ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी और ऐसे लोग हैं जो हर एक को अंडर प्रिविलेज करते हैं, हर एक चीजों को उसको हटा दिया जाएगा। और जो अच्छी अच्छी चीजें है उसको अंदर बरकरार रखी जाएगी, जिसकी वजह से सबको यूनिफॉर्मिटी भी रहे, सारे प्रिविलेजेस भी रहे, और जो भी खामियां है उसको हटा दी जाएगी। इससे बहुत सारे लोग हैं जो हमें स्टडी करने पड़ते हैं जब भी हमें कोई एक मैटर को डिसाइड करना पड़ता है। और पर्सनल लॉ के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम और एफर्ट्स बहुत जाते हैं, कोई छोटी से छोटी बारीकियां है वो फाइंड करने के लिए भी। इसलिए हम्म। एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए बहुत ही मेन है। तो मेरा ये दो मतलब हॉट टॉपिक थे इलेक्शन के, ईवीएम, यूसीसी, और भी है बहुत, इसके हम चर्चा ही कर सकते हैं, टाइम भी कम पड़ सकता है। तो ये तो बहुत हेक्टिक बात हो जाएगी। तू बोल कुछ कुछ अलग, कुछ नया तू बात करना चाहता हो तो हम डाइवर्ट करते कन्वर्सेशन। मैं लोगों का जितना मैंने सुना, जाना, जानने की कोशिश की, उसके हिसाब से मैं इतना कर सकता हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी अगर इस दुनिया में है तो इसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी है। लेकिन उसके बाद भी मैंने जब उससे आगे जाके मनोमंथन किया तो मैंने ये कंक्लूजन लिया कि अगर हम अपने पुराण के बारे में बात करें तो उसमें भी क्या लेसन दिया है कि एवरी टाइम हमेशा पॉजिटिव ताकत रखे ना, तो वो कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव ऊर्जा है, एनर्जी है, उससे फाइट करने की हमें ताकत देती है और उससे हमें डिफेंड भी करती हम्म। है। बस ऐसा है।
मैंने भी कई किस्से सुने हैं, और कोई किस्से तो सुनाने लायक भी नहीं लगते, क्या पता फेक भी हो, और कभी कभी मिस हाँ इन्फॉर्मेशन फैल सकती हो। पर इतना पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी दोनों एग्जिस्ट करती है, और वो हमेशा रहने ही वाला है, और ऐसा हाँ हमेशा ही रहेगा, और कभी भी हमेशा पॉजिटिव की जीत होती है। और नेगेटिव है ना, टेम्पररी चीज होती है। ये कैसा लगता है, हमें इतना विश्वास दिलाते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, पर वो कब छोड़ देगी पता नहीं चलेगा। पॉजिटिव एनर्जी है ना, हमें वो फील कराना ही नहीं चाहती हम तुम्हारे साथ, क्योंकि वो तो है ही, तुम ना चाहो तो भी वो हम्म तुम्हारे साथ। तो सत्य ही है पॉजिटिव एनर्जी, मतलब मैं गॉड की बात करता, गॉड सत्य ही है। तुम ऐसा है कि नथिंग से ही समथिंग, और समथिंग से ही नथिंग है। मतलब वो ना ही वो जन्मा है, ना ही वो अजन्मा है, उसमें से ही सारी चीजें आती है। अब हम एज अ ह्यूमन बीइंग सारी चीजों को है ना दो सेक्टर में देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एनर्जीज को गॉड मान लिया गया है, और नेगेटिव एनर्जीज को ऐसे स्पिरिट्स वगैरह, डेमंस वगैरह। ओके, तो हम्म हाँ, अब हम जो सत्यता की ओर ही बढ़ जाए, तो फिर कौन कौन हमें हानि कर पाएगा। अंदर से भगवान का नाम और बाहर से नित्य कर्म हो, मतलब सत्यनिष्ठ कर्म हो, तो फिर कोई तुम्हें हाँ हरा नहीं सकता। हम्म ये सब नेगेटिव इन्फ्लुएंस कम पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो काम की चीज नहीं है। जो है वो अंदर से नाम भगवान का, और आगे सत्यनिष्ठ कर्म। बस हम्म यही है फिलोसॉफी। और मतलब यही फिलोसॉफी नहीं है, मतलब ये भी है वन टाइप ऑफ फिलोसॉफी। और अलग अलग डोमेन है, अलग अलग एक्सप्लोरेशन के। और भी बहुत सारी चीजें जो हमें एक्सप्लोर करनी है लाइफ के अंदर, हर एक चीज। क्योंकि ये नॉलेज ऐसा इधर आए तो इधर इनफाइनाइट नॉलेज ही मिलेगा। इधर हर एक चीज समय के साथ बदलती है, इधर हर एक चीज है ना पृथ्वी पे, नॉलेज है ना टाइम से लिमिटेड होता है। हर एक समय पे हम्म नया नॉलेज आएगा। मेरा ऐसा मानना है, समझ ले कि जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है और अभी तक कम से कम 400-500 साल, तो नहीं 200-300 साल हुए हैं ना। एटीन हम्म हंड्रेड्स के आसपास हुआ था। 200 साल के अंदर हमने इतनी तरक्की करी, हम तो ये वाली जनरेशन है। इससे पहले कितनी ह्यूमन वाली जनरेशन हो गई होगी, जिसने 600-600 साल किया, तो उसने कितना सारा डेवलपमेंट किया होगा। क्या पता बीच में कोई ऐसी भूकंप आते हो कि कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, बोलते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स एवरी टाइम। क्या पता हर एक 1000 साल, हर एक 600 साल में कोई ऐसा भूकंप आता है, पूरी सिविलाइजेशन को डुबा देता है, फिर से रिस्टार्ट होती है। बहुत सारी अलग अलग फिलोसफी, क्योंकि हमने 300 साल के अंदर इतनी सारी प्रोग्रेशन कर, क्या इससे पहले प्रीवियस ह्यूमन सिविलाइजेशन ने नहीं करी होगी। इजिप्शियन थी, फिर मेसोपोटेमियन थी, ऐसी बहुत सारी अलग अलग। एटलांटिस के बारे में सुना होगा, द्वारका के बारे में सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कितना सारा था। हाँ मुझे इतनी सारी डिटेल में डेवलपमेंट नॉलेज में नहीं है, पर तो ऊपर से मैंने कहीं ना कहीं देखा है ये सब, और मुझे डीप डाइव करना है, और करने की कोशिश करूंगा। पर ये अलग ही है, मतलब ये बात ही अलग है, और यही जोनरा पूरा, मतलब एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ। तो मेरा यूं ही कहना था कि हर एक चीजें ना टाइम के साथ लिमिटेड होती है। जो हम लोग सत्य, जो परमानेंट नॉलेज है कि सत्य क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अ, जो भी हमारा, जो भी अभी जो कर्म है, जो अभी हमें नॉलेज रिक्वायरमेंट है, उसको परस्यू करें, तो ये हमारे लिए इजीली हो जाएगा। हम लोग कोई गलत चीजों में जल्दी नहीं पड़ जाएगा। हम्म ऐसा मेरा मानना है। हाँ क्या बात। डेवलपमेंट की तुमने बात की तो मुझे भी एक विचार आया कि कहीं सुना था मैंने, और वो बात बहुत ही हम मतलब सोचने जैसी लॉजिकल थी और बहुत सही लगी। जैसे तूने बताया कि अ, बहुत ज्यादा नहीं रिवॉल्यूशन आया, तो उसके पहले भी रिवॉल्यूशन आया हो, उसके बाद नेचुरल डिजास्टर आया और फिर से नया सिविलाइजेशन आया। तो भारत के लिए एक व्यक्ति ने अपने विचार इस तरह से रखे थे कि डेवलपिंग कंट्री हमारा इंडिया है, ये बात तो सही है। हम इतने भी एडवांस नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के हम्म कॉन्टेक्स्ट से देखें तो, हम्म लेकिन हमारा भारत इतना अनोखा है कि जब इंजीनियरिंग फील्ड इमर्ज नहीं हुई थी भारत में, यानी कि सतयुग में, उस समय में भी हमारे भगवान श्री राम ने पत्थर से है वो पूरा ब्रिज बनाया।
ये चीज हम सुन के मतलब हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। इस बात को लोगों ने रखी, पहले अपनी जो लिमिटेशन है उसको एक्सेप्ट की, फिर से हमारी जो फीचर है, जो कहते हैं विशेषता है, उसको इस तरह से उसके आगे रखा ना कि लोगों को लगता है वाह किस तरह से। तो ये तो है मतलब डेवलपमेंट तो हुआ ही है, पहले आगे हुआ ही होगा एग्जैक्टली। अवश्य हुआ होगा। और वो तेने वो नहीं देखा पुष्पक विमान की तस्वीर है, वो तो है। उसके अलावा हमारे वहाँ ऋषि सुश्रुत हुए थे जिन्होंने ऑलरेडी प्लास्टिक सर्जरी कर ली थी। उसके अलावा हाँ। मैथमेटिशियन और ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह वगैरह की ऑलरेडी डिस्कवरी अपने वहाँ हो चुकी है ऑलरेडी। और तू सोच, जो हम पुराण पढ़ रहे हैं, समझ ले, हम्म। एक सेकंड के लिए, मैं तो मानता हूँ कि ये सत्य हकीकत है, ये मेरी पर्सनल बिलीफ है। इपिक्स, लोग इपिक्स बोलते हैं, पर महाभारत और रामायण मेरे लिए पर्सनली तो सही, मेरे लिए तो हिस्ट्री है वो। तो हम्म। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि समझ ले, आज से 10-20 हजार साल पहले भी कोई खाली कल्पना भी कर ले ना इतने बड़े महल और इतने बड़े विमान की, तो भी बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ हाँ। ऐसी कल्पना ही, जब तक तुम्हारे पास इनपुट्स नहीं होंगे ऐसे, तुम इस लेवल की कल्पना ही कैसे कर पाओगे, मेरा कहना वो है। जब तक तुम्हारे पास कोई इंस्पिरेशन सोर्स नहीं होगा, तुम लोग इमेजिनेशन कहाँ से कर पाओगे। जब तेरे पास स्क्वेयर का जो स्क्वेयर कैसा होता है, हर एक डायमेंशन में से सेम साइज होती है, 4 4 4 4, ओके, हम्म। फॉर एग्जाम्पल। हम्म। अब ये स्क्वेयर की आकृति है, मेरे पास इंस्पिरेंस, मैंने किधर देखा ही नहीं होगा ना, ना ही मैंने किधर से लेसन ये सब लर्न किए होगे, ना ही मैंने किधर से इंस्पिरेशन लिए होगे, तब तक मैं स्क्वेयर का इमेजिनेशन भी कैसे कर पाऊंगा। जब तक मैंने लाइन को ही नहीं समझा होगा, तब तक मैं स्क्वेयर के बारे में समझ ही कैसे पाऊंगा, स्क्वेयर इमेजिन ही कैसे कर पाऊंगा। मतलब उस जमाने में कहीं ना कहीं इनके पास ऐसा इंस्पिरेशनल सोर्स था जिनकी वजह से वो लोग इतनी बड़ी कल्पनाएं कर पाते थे। और हाँ। विमान जैसी कल्पना उस जमाने में, मतलब वो रिवॉल्यूशन किस लेवल पे होगा, मतलब बहुत ही। वो डेवलपमेंट किस लेवल पे होगा, मैं तो वो सोच के तंग आ चुका हूँ। और हम लोग इसमें बातें ही करते रह जाएगा, मतलब बहुत ही अलग लेवल की बातें, और ये एक अलग सा सब्जेक्ट है पूरा, हिस्ट्री, बहुत ही हम्म। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और मैं एक दो पॉडकास्ट मैंने देखे थे, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट के पॉडकास्ट से मैंने एक बियर बाइसेप्स पे भी देखा था, और एक दो और चैनल से उस पे भी देखा था। वो मैं इधर बता दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट है आर्कियोलॉजिस्ट के। मतलब वो कैसे राम मंदिर के ऊपर भी पूरा वो सर्वे किया गया था, कैसे वो एविडेंसेस मिले थे कि ये राम मंदिर है। फिर द्वारका के बारे में रिसर्च चल रहा था। फिर ओल्ड सिविलाइजेशन, पहले की सिविलाइजेशन थी, उसके ऊपर रिसर्च, अलग अलग। बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट है वो, देखने जैसा। तो सरस है। तो आपका क्या कहना है मेहुल जी? बस मुझे लगता है ये हमारा वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है, तो इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाना चाहिए। हम अब हम जब हमारा तीसरा वीडियो बनाएंगे, शूट करेंगे, उसको इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारे फ्रेंड्स की जिसने हमारा ये वीडियो देखेंगे, उसकी कोई कमेंट आई तो उस कमेंट पे भी हम डेफिनेटली वर्क करेंगे। और मुझे लगता है कि अब इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाना चाहिए, ताकि पहले वीडियो की। गाइस, नाउ वी मूव टुवर्ड्स एंड। सो आपका जो भी फीडबैक हो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम डेफिनेटली उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। और आपके कोई भी नए टॉपिक्स हो, वो जरूर कमेंट्स में डालें, तो हमें मालूम पड़े हम कौन से नए टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करें। आपका फीडबैक जरूरी है, ताकि हम और से और अच्छे पॉडकास्ट हम डिलीवर कर पाए। हमारा एम यही है कि हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को साथ में लेके चले और आपको अच्छी एक वैल्यू प्रोवाइड कर पाए। और से इंफोटेनमेंट के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जोनरा बना रहे। और इस पॉडकास्ट के अंदर बस हर एक चीज मजेदार तरीके से वैल्यू प्रोवाइड कर, मजे भी और वैल्यू भी प्रोवाइड हो, हमारा बस यही है मैम। और हम लोग इसके अंदर पूरी मेहनत करेंगे। आप कमेंट करना मत भूलना। और हम लोग और नई नई चीजों का प्लान करेंगे, इन फ्यूचर डेफिनेटली आएगी। और हम लोग कोशिश करेंगे हम रेगुलर पॉडकास्ट डालें, एटलीस्ट महीने में तो एक बार,
हम डालने की पूरी कोशिश करेंगे ही। तो इसी के साथ मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सबने जो इतना कीमती समय हमको दिया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। मेहुल, तू क्या कहना चाहता है? बस मैं ही कुछ इस तरह से कहना चाहूँगा सबको कि अंत में भी सबको नमस्कार। और आई होप आप सबको ये हमारा जो वीडियो है वो सब देखने के बाद आप ऐसा फील करो कि नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद हमारा टाइम यूटिलाइज हुआ। हमने उसी तरह से इस वीडियो को शूट किया है। लाइफ ओरिएंटेड जो टॉपिक है उसके बारे में बात की और इसमें से आप कुछ जान सको, आपका टाइम यूटिलाइज हो, ऐसा पूरा वीडियो बनाने का प्रयास किया है। उसके अलावा भी अगर कोई चीज़, कोई टॉपिक और कोई भी ऐसा रिकमेंडेशन हो आपकी तरफ से तो प्लीज़ हमें कमेंट में शेयर कीजिए आपके ओपिनियंस। डेफिनेटली हम उस पर वर्क करेंगे और जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी। ये जो दूसरा वीडियो हमने शूट किया पहला वीडियो के बाद, हमको भी पता है इसमें बहुत टाइम लग गया है, बीच में कई सारे पर्सनल रीजन थे, लेकिन अब हम हमारा तीसरा वीडियो है वो बहुत ही जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी ले आएंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहे। बस उसके ही साथ सबको बाय बाय, नमस्कार। नमस्कार, बाय बाय। सी यू सून, टेक केयर, डू वेल, बस बाय। बाय बाय।